नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्रेडोज आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ जो हमारी 30 दिवसीय सीरीज चल रही है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के जो छात्र हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी ये सीरीज है 30 दिवसीय। इसमें हम लोग आपसे यूपीएससी के विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और तैयारी की सही दिशा क्या होनी चाहिए, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को संबोधित करते हुए हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं। तो उस सीरीज में आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी का जो मेंस का पाठ्यक्रम है उसमें एक पेपर है जीएस थर्ड पेपर, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र। और उस तृतीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस है उसके 3 सेगमेंट हैं और 3 सेगमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो 3 सेगमेंट हैं उसकी जो अंक हैं वो आपके जीएस थर्ड पेपर में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक है और कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ना है, मेंस के हिसाब से तैयार करना है, कैसे आपको उत्तर लिखना है और कैसे आप जीएस थर्ड पेपर की तैयारी करते हुए इस प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम को साथ रखते हुए और अपना बेस तैयार करके करंट से अपडेट करके प्रश्न की जो यूपीएससी की डिमांड है उसको समझते हुए उत्तर आप डिलीवर करेंगे जब, तो आपकी जीएस थर्ड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जो आपकी अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन। प्रश्न पत्र जिसे जनरल स्टडी पेपर 3 कह सकते हैं आप, पेपर 3। इसमें ढेर सारे सेगमेंट हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके बारे में आप सबके बीच हम उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए, तो सबसे पहला सेगमेंट है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा। और दूसरा जो सेगमेंट है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और इसमें जो तीसरा सेगमेंट है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो आज के जो ये सेगमेंट हैं इन सब का क्या रोल है, इनकी कैसे बेहतर तैयारी की जा सके, इफेक्टिव, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो इनका क्या रोल है, कितने प्रश्न आते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे जो छात्र हैं तैयारी के दौरान 3-4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उन पर काफ़ी पकड़ स्थापित कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसको ये नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कैसे हम अपनी तैयारी के दौरान इन सब्जेक्ट्स को कमांड में ले सकते हैं और अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का आपके मेंस के रिजल्ट में एक एक नंबर का बहुत योगदान होता है और एक नंबर से आपकी रैंक आगे और पीछे हो सकती है। कभी एक रैंक में एक नंबर में 10-20 रैंक आप पीछे हो सकते हैं। तो इसकी तैयारी में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन सब का वेटेज कितना है प्रीलिम्स और मेंस में। यद्यपि डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जिसे हम
आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, उसका आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी वेटेज होता है। प्रीलिम्स में ज़्यादा वेटेज होने का रीज़न यह है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो भारतीय वन सेवा होती है, जिसे ऑल इंडिया सर्विस भी माना जाता है, इसका जो प्रीलिम्स होता है वो यूपीएससी के सिविल सेवा के प्रीलिम्स से मर्ज कर दिया गया है। दोनों का एक ही प्रीलिम्स होता है, तो इसलिए उनको भी समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो अगर आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, मेंस के लिए करना ही पड़ेगा आपको, तो वो आपके प्रीलिम्स के सफलता में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप मेंस में पहुंचेंगे, और मेंस में पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस सेगमेंट को अच्छे से पढ़िए, ताकि मेंस के भी आप सवाल हल कर सकें और बेहतर उत्तर लिख सकें, और प्रीलिम्स में भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाने की स्थिति में हों। तो जो ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, इसमें मेंस में आपके 35 से 40 अंक, मेंस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 35 से 40 अंक का वेटेज होता है मेंस में आपके, यानी आपका 250 अंक का प्रश्न पत्र होता है। थर्ड पेपर जो आपके जीएस का है, तो थर्ड पेपर में 250 अंक में अगर आपका ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेगमेंट जो है 35 से 40 अंक आपको दिला रहा है, और बहुत कम तैयारी में, बहुत मिनिमम से आपको तैयारी करनी होती है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वेटेज ये देता है, और इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें 10 नंबर के प्रश्न होते हैं, 10 अंक के, और कुछ प्रश्न आपके 15 अंक के होते हैं। कुल 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 4, कभी कभी 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो पाठ्यक्रम क्या है, इसकी सही दिशा में कैसे तैयारी की जानी चाहिए, कौन से सोर्स आपको पढ़ने चाहिए, सब सोर्स को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल होता है। यूपीएससी अपने प्रश्न पत्रों में ऐसे प्रश्न को नहीं पूछती है जिसका कोई रिलेवेंस ना हो, तो वो करंट से रिलेटेड इसीलिए पूछती है क्योंकि आपको जहाँ भी कार्य करना है, आपके ज़िले में कोई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की, उस पर काम करना है, तो उस योजनाओं के बारे में सिलेक्शन से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए करंट अपडेटेड जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर आपको पैनी नज़र रखनी है, और वहाँ से जो सवाल बन रहे हैं उसको आप हल करेंगे। तो उसके लिए आपको किन किन सोर्सों का सहारा लेना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने वेटेज आपको बताया कि इसका अच्छा खासा वेटेज है, और इन प्रश्न सेगमेंट को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप मेंस में मात खा जाते हैं। मेंस में अक्सर लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स का ही ये थर्ड पेपर होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के इसमें लगभग 40% ही वेटेज होता है। बाकी वेटेज इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पारिस्थितिकी का होता है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर बातचीत करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ये पढ़ना है कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो शब्द है वो अपने आप में ही बहुत सारी विशेषताओं को लपेटे हुए है। इसके अंदर जितने भी आप अपने आसपास का वातावरण देख रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको वायुमंडल पढ़ना है, जिसे बायोम कहते हैं, और जैवमंडल। तो इसमें है सबसे पहला सेगमेंट बायोम या
जैव मंडल, इसके बाद आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा आपका सेगमेंट है। तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इससे काफ़ी आपके प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं। तो ये दो चैप्टर जो बेसिक हैं आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। फिर इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या हैं, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के आप प्रकार पढ़ेंगे। फिर संचरण पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन एक चैप्टर आप पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और यहाँ से जो आपका मेंस का सवाल बनेगा, बेसिक नॉलेज आप यहीं से गेन करेंगे। इसके बाद आप इसमें कुछ अपना इनपुट लगा के शामिल करेंगे। तो ये पाठ्यक्रम है, इसमें पारिस्थितिकी अनुकूलन है। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रदूषण। ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी चर्चित रहता है। तो यूपीएससी मेंस के अधिकांश सवाल प्रदूषण पर ही बनाती है कि कैसे प्रदूषण वर्तमान में एक बड़ी समस्या हो गया है, वैश्विक समस्या हो गया है, और इसको हैंडल करने के लिए देश की सरकार और विभिन्न देशों की सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं। तो प्रदूषण पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पर्यावरण संरक्षण है। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपका पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण जब आप पढ़ते हैं तो पर्यावरण में प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण के बाद भी आपको आगे बढ़कर एक कदम जाना है कि पर्यावरण का हम संरक्षण कैसे करें। यानी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अगर उसका संरक्षण ही हम नहीं करेंगे तो शायद हमारा जो जीवन है वो बहुत दिनों का नहीं रहेगा और हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा, समस्त प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या स्टेप लिए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, कौन कौन से वैश्विक सम्मेलन हुए हैं, वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। चूंकि पर्यावरण जो है एक वैश्विक समस्या है, पर्यावरण का संरक्षण या प्रदूषण, तो इस पर जो वैश्विक कदम उठाए जाएंगे उसका बड़ा योगदान होगा। तो कौन कौन से वैश्विक कदम उठाए गए हैं इसे हम पर्यावरण संरक्षण में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता, ये जो टॉपिक है इसको मैं अलग से बता देता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इससे भी संबंधित जो टॉपिक हैं उस पर बहुत से सवाल बनते हैं। जैव विविधता,
और जैव विविधता के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जैव विविधता के बारे में आपको ये भी पढ़ना है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण आप पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रजातियां हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में संपूर्ण विश्व में, उसमें उन प्रजातियों के ऊपर क्या क्या खतरा मंडरा रहा है, कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, कितनी प्रजातियों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, समुदाय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से समझौते हो रहे हैं, आप इसका विस्तृत नॉलेज पढ़ेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जो आप जलवायु पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इन्वायरमेंट का, तो इसमें आपको जलवायु भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो जलवायु आप पढ़ रहे हैं उस जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो जलवायु जो परिवर्तन है उससे संबंधित वैश्विक स्तर पर सम्मेलन होते रहते हैं, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर यूपीएससी मेंस में सवाल बनते हैं और लगभग 2-3 सवाल हर साल जैव विविधता संरक्षण पर और जलवायु परिवर्तन पर बनते ही हैं। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन में कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, सम्मेलनों के बारे में आपको पढ़ना है एवं समझौते। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु विभिन्न सम्मेलन किए जाते हैं। उस सम्मेलन से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल सवाल पूछती है। और कौन कौन से समझौते किए जाते हैं, जैसे सम्मेलन होते रहते हैं, COP21 सम्मेलन हो गया, COP26 हो गया, COP स्तर की सम्मेलनें जो होती रहती हैं उसको 21 हर वर्ष जो होती है 21, 22, 23 नाम दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या सरकार ने कदम उठाए, क्या नया प्रोविज़न लागू किया गया, इन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर आपको एक आपका टॉपिक है ओजोन क्षरण, ओजोन परत जो है उसका कैसे क्षरण हो रहा है, उसको संबोधित करने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सतत कृषि। कृषि का जो वर्तमान पैटर्न है, क्या भारत की या वैश्विक बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है या उससे क्या मृदा प्रदूषित हो रही है। तो हमें सतत कृषि को अपनाने के लिए कृषि में क्या सुधार किए जाने चाहिए उसको हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा भी टॉपिक काफ़ी चर्चित रहता है, उस पर आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में सवाल बनते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत में जो पर्यावरणीय कानून है और उनके प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं। वैश्विक स्तर पर अभी पढ़ रहे थे और भारत स्तर पर, अब सिर्फ भारत में कौन कौन से पर्यावरणीय कानून हैं या भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में आप देखते होंगे भारत ने विभिन्न कानून लगाए हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
विभिन्न कानून बनाए हैं 1972 से लेकर 1980 86, इसमें विभिन्न कानून बनाए गए हैं। उसके थ्रू आप पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। वाइल्ड लाइफ जो एनिमल हैं, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, उनको संरक्षण करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं, क्या इनिशिएटिव कम्युनिटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में है। नवीकरणीय ऊर्जा, चूंकि वर्तमान समय में जो नवीकरणीय ऊर्जा की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, वो ऐसे संसाधन है जो एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो लिमिटेड मात्रा में है और वो ख़त्म हो सकते हैं। तो हम आज उपभोग कर रहे हैं, हमारे लिए प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या सौंपेंगे? क्या वो जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे? अगर नहीं बचेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को हम वो सौंप सकते, उसके लिए हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए जो कभी न खत्म होने वाली हों। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके हम अपनी सुविधाओं को बटोर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और ये ऊर्जा कभी नहीं खत्म हो सकती। तो इसके लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है आजकल काफ़ी चर्चित है, इसमें नए इनिशिएटिव जो होते हैं उस पर काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं। तो ये आपका ये जो इन्वायरमेंट का सेगमेंट था, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको मैंने आपको बताया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि यूपीएससी जो है अपने पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में कैसे प्रश्न पूछती है। तो आप जब ये जानेंगे कि कैसे प्रश्न पूछती है तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें किस वे में तैयारी करना है। जब आप कहीं घर से निकलते हैं जाने के लिए, तो आप उसका एक माइंड मैप तैयार करते हैं कि हमको इस रास्ते से जाना है, इस साधन से जाना है और यहाँ पहुँचना है। आप एक दिशा आपको होती है कि हमें उत्तर की तरफ जाना है, इसके बाद उत्तर पश्चिम जाना है, फिर दाएं जाना है और यहाँ 5 किलोमीटर जाके एक जगह पड़ेगी। इसी तरह से हमें यूपीएससी क्या प्रश्न पूछने वाली है, कैसे उसकी तैयारी करें, सही दिशा में तैयारी करें। तैयारी तो सब करते हैं, सिलेक्शन तो सबका नहीं होता है। यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है तो उसमें सब वही उत्तर लिख के आते हैं जो उनको पता होता है, या नॉर्मल जो वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। वो जब यूपीएससी का एग्जामिनर आपके प्रश्न पढ़ता है, उत्तर पढ़ता है, तो उसको लगता है कि इसने सामान्य उत्तर दिया, और सामान्य उत्तर तो सभी दिए हैं, तो सामान्य उसने अंक भी आपको दे दिया। लेकिन सामान्य अंकों से आपका चयन तो होने वाला नहीं है। आपका चयन तो तब होगा जब आप कुछ अतिरिक्त करें जो अन्यों से बेहतर हो। आपको लगे कि ये प्रशासक बन के कुछ और अतिरिक्त ऐसा प्रयास करेगा या कदम उठाएगा जिससे पर्यावरण संरक्षण हो। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी करेंगे औरों से आप अलग करें, तब तो आपको प्रशासक बनाया जा सकता है। सरकार ने जो किया है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो करते आ रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो आप तो एक ही लीग पर चल रहे हैं। तो आपको वो प्रशासक बना रहा है, एक नया टैलेंट ले रहा है, आप नया इनोवेशन करके क्या देंगे? तो वो नया इनोवेशन आप जब सर्विस में जाएंगे तब करेंगे। लेकिन आप कर पाएंगे या नहीं, ये चेक करने के लिए यूपीएससी चाहता है कि आप अपने प्रश्न पे वो झलकाएं कि अब जब आप वुड भी आईएएस ऑफिसर होंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे, तो आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे जो औरों के हित में होगा। यानी आप क्या ऐसा, आपकी ऐसी क्या विशिष्टता है जो आपका चयन ही होना चाहिए, क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले यूपीएससी का एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें इसने पूछा था, मैंने आपको अभी बताया कि सतत कृषि, सतत विकास के बारे में और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, इसी से संबंधित एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। यूपीएससी का प्रश्न यूं है कि वहनीय यानी एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय, वहनीय, एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय, ये तीन जो शब्द हैं वो काफी चर्चित शब्द माने जाते हैं। विश्वसनीय, वहनीय और धारणीय, इन शब्दों को यूपीएससी अपने प्रश्न में उठा रही है, यानी वो दर्शाना चाह रही है कि हम अभी तक जिन पैटर्नों का उपयोग करते आ रहे हैं वो वहनीय, धारणीय या सतत रूप से उपयोगी हैं या नहीं है, इस पर आपको निर्णय लेना है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं, हम क्या
छोड़ेंगे उसके लिए, हम क्या अभी कर रहे हैं, जो हम वो पीढ़ी अगर हमसे सवाल करेगी तो हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनेगी, हम क्या बताएंगे उसको कि हमने आपके लिए क्या दिया है। तो वो कह रही है कि सतत, वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच संधारणी विकास लक्ष्यों। ऊर्जा तक पहुंच, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। तो वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच संधारणी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य या संधारणी विकास लक्ष्य इसको कहा जाता है। संधारणी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, वो आपको जो ये स्टेटमेंट दिया इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये तो बता रहा है कि वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय ऊर्जा तक पहुंच संधारणी विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में इस संदर्भ में हुई प्रगति पर टिप्पणी करिए। प्रश्न ये है कि भारत में इस संदर्भ में हुई प्रगति पर टिप्पणी करें। यानी कह रहा है कि भारत सरकार ने वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय ऊर्जा तक पहुंच के लिए क्या प्रयास किया है, क्या प्रगति किया है। हम सब बात तो काफी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकार भी अगर बात करेगी तो बातों से तो काम चलता नहीं है। सरकार ने क्या प्रगति की, यहाँ आपके यूपीएससी के मेंस के आंसर में जरूरी हो जाता है कि आप करंट से अपडेटेड रहें। आप करंट के लिए समाचार पत्रों में जो सरकार द्वारा ली जाने वाली इनिशिएटिव होती है उसमें उसका विस्तृत उल्लेख होता है। तो जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर आप समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, उसमें बहुत अच्छे से, या पीआईबी आप वेबसाइट पढ़ते होंगे, राज्यसभा टीवी जो चैनल होता है सरकारी उसमें आप देखते होंगे। इन सारी जगहों पर ऐसे जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। इसको जो आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है इन सब के लिए। जैसे सरकार ने सोलर पैनल स्थापित करने में तेजी दिखाई है, जगह जगह सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए योजना भी शुरू कर दी है। खेतों में जो किसान होते हैं वो सौर ऊर्जा के माध्यम से ही अपने पंप सेटों को चलाएं और उससे जो एनर्जी बचती है उसको बिक्री भी करें। और सरकार ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी पार्टिसिपेशन किया है। तो ढेर सारे सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं आप इसको अच्छे से पढ़ें, आप इसको नोट डाउन करें। और जितने भी मुद्दे जो चर्चित रहते हैं पर्यावरण से संबंधित हाल फिलहाल में, उस पर यूपीएससी सवाल बनाता है, आप उसको उस पर पैनी नजर रखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने जिन टॉपिक्स की बात की आपको, उन टॉपिक्स के बारे में आपको किसी भी बेसिक बुक से पढ़ना है। आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। हम भी आपको अपने पाठ्यक्रम में बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है उन सब चीज़ों के बारे में। तो जब आप उस बेसिक पढ़ लेंगे, इसके बाद जब आपको नवीकरणीय ऊर्जा क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, सतत धारणीय विश्वसनीय ऊर्जा क्या है इसके बारे में आपको जब पता होगा, इसके बाद जब आप उससे संबंधित कोई करंट में न्यूज देखेंगे कि इसके लिए सरकार ने ये प्रयास किया और इस प्रयास से ये सुधार होगा, यानी सरकार ने कोई ऐसी योजना लॉन्च की, इससे ये सुधार होगा कि जीवाश्म ईंधन से जो गाड़ियां चलती थी अब वो गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में आ रही हैं। तो अब जो हमारा जीवाश्म ईंधन हो उसकी खपत में कमी आएगी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे सोसाइटी पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका बेस कंप्लीट है, आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। तो जब आप इसको अपने
नोट्स में शामिल करेंगे तो आपका नोट्स इनरीच होगा। इसके बाद जब आप यूपीएससी के एग्जाम में लिखेंगे, सोचेंगे, चूंकि आप पहले से उसके बारे में पढ़े हैं और ऐसे संबंधित अगर प्रश्न आए तो आपको पता है कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है और आप अपडेटेड रहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के और उसमें उत्तर में जो आप लिख के आएंगे वो आपका अन्यों से बेहतर होगा। क्योंकि अन्य जो व्यक्ति हैं वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को वहां लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसमें कम से कम अगर 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 15 अंक का, तो आपको इसमें कम से कम 8 अंक मिल जाएंगे। और जीएस में अगर आप 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं और जो व्यक्ति सामान्य से बिना पढ़े इसको इग्नोर करके गया है उसको 4 अंक मिलेंगे, तो आप 4 अंक लीड में है ना, यहाँ आप 4 अंक आप यहाँ लीड में हैं, तो इन 4 अंकों का उपयोग करके आप मेंस में अपना अंतिम चयन करा सकते हैं। तो यूपीएससी का ये एक सवाल था। अगर आपको लग रहा होगा कि सवाल के बारे में हम कभी नहीं पढ़े हैं, चूंकि हम अभी नए छात्र हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको सवाल से डरने की जरूरत नहीं। मैंने पहले बताया कि आप जब कोई भवन तैयार करते हैं, जब आप एक भवन तैयार करते हैं 2 मंजिले इमारत, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी नींव तैयार करते हैं। अगर नींव मजबूत होगी, जो आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी, तो भूकंप आने पर भी भवन नहीं गिरेगा। आप इस पर 10 मंजिला भी बना सकते हैं, भवन मजबूत होगा। लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो भवन 10 मंजिला बनने के बाद वो हिलेगा और कभी भी गिर सकता है। तो जो आपकी ये नींव है, नींव जिसे हम नींव के पत्थर कहते हैं, वो जितनी मजबूत होगी आपका भवन उतना ही मजबूत होगा। तो आपका ये जो नींव है वो आपका बेसिक सिलेबस है, बेसिक पाठ्यक्रम, बेसिक टॉपिक, जो मैंने आपको बताया कि इन टॉपिक को आपको बेसिक किसी भी सोर्स से पढ़ना है। तो आपको अब सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि बेसिक के लिए आपको कौन कौन से सोर्स जो एथेंटिक है उसका उपयोग करना है। आप कहेंगे बहुत सारी चीज़ें तो बता दिए, पर हम नए छात्र हैं, हमको नहीं पता हमें पढ़ना कैसे है, शुरुआत हम कहाँ से करें। आपको जो बता रहे हैं वो बातें नहीं समझ में आ रही, तो आपको एक बेसिक शुरुआत के लिए, तो बेसिक शुरुआत के लिए आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। अधिकांश छात्र एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, तो एनसीईआरटी की आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। और हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो ये वाला सेगमेंट जो है वो कौन सी एनसीईआरटी में है, कहाँ कहाँ से कवर होता है। तो आपको जियोग्राफी की पुस्तक, जियोग्राफी की पुस्तक 6 की बहुत पतली सी पुस्तक है, आप इसको 4 घंटे में पढ़ सकते हैं। 6, 7th, 8th भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ सेगमेंट आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे ज्योग्राफी से, और कुछ 11th की आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें 3 से 4 चैप्टर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अधिकांश जो छात्र होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट हम पढ़ें कहाँ से, वो उसको कहीं से नहीं पढ़ते हैं। वो करंट डायरेक्ट मार्केट में आपको साल भर का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन किसी कोचिंग का मिल जाता है, आप उसको उठा के ला के पढ़ने लगते हैं। आप जब बेसिक ही नहीं पढ़े हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा करंट का कोई न्यूज़, तो आप कैसे उसको पढ़ के जाएंगे। और आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं और हर कोई मार्केट में हवा बचा मचा दिया है कि आप करंट ही पूछता है, करंट पढ़ के जाइए आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आजकल जो यूपीएससी अपने प्रश्नों की प्रकृति चेंज कर रहा है, वो सिर्फ करंट पर या सिर्फ स्टैटिक्स पर वो फोकस नहीं कर रहा है, वो करंट और स्टैटिक्स को मिला के ऐसा प्रश्न बना रहा है जिसमें आप दोनों पर अगर आपकी कमांड है और आपका कॉमन सेंस ठीक है, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाने की स्थिति में है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना है। इसमें बेसिक तरीके से आप सोचिए, आप 6 और 7, 8 के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी लिखी गई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आप इसीलिए मैंने कहा कि 6वीं से जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, क्लास 6 के बच्चे के लिए लिखी गई जो पुस्तक है, उस पुस्तक में बेसिक तरीके से किस्सों और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो आप इतने नादान तो नहीं है कि किस्से और कहानियों को नहीं समझ सकते हैं। किस्से कहानियों के माध्यम से अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो याद रहती है चीजें। अगर आपको कोई चीज कहानी के रूप में सुना दी जाए और आपको 10 साल बाद पूछा जाए तो आपको याद रहता है। चित्र दिखा दिए जाए आपको याद रहते हैं वो। तो आप किस्से कहानियों के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से आप उसको समझेंगे। इसके बाद 11th में भी बहुत ज़्यादा बेसिक ही समझाया गया है।
अब इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ही जीव विज्ञान की पुस्तक आती है। जीव विज्ञान की जो पुस्तक है 11th की जो है और 12th की जो पुस्तक है, इसमें कुछ चैप्टर्स सेलेक्टेड, कुछ चैप्टर, यानी इसमें सारी आपको पुस्तक नहीं पढ़नी है, वो आपके काम की भी नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट आपको कवर किया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे किताब, तो आपको समझ में आ जाएगा। चार पांच चैप्टर हैं। और ये जो 11th की एनसीईआरटी है, इसमें पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन का एक चैप्टर है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस पर प्रीलिम्स और मेंस में आपके सवाल बनते हैं। तो इसमें कक्षा जो 12 की है, इसकी आप नई एनसीईआरटी पढ़ें और एक ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 12th की जो एनसीईआरटी है, तो कुछ चैप्टर्स हैं, आप वहां से ले लेंगे तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी कोचिंग के नोट्स से बेहतर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ना मैंने लिखी है, ना मेरी कोचिंग का है, ना किसी कोचिंग का है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न में द्वंद्व की स्थिति आती है तो एनसीईआरटी के सवाल को या एनसीईआरटी के जवाब को यूपीएससी भी मानती है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने जैसे बताया जलवायु परिवर्तन या बायोम के बारे में, पर्यावरण के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण के बारे में आप जब बेसिक में पढ़ लेंगे तो आपको पर्यावरण से संबंधित कोई जो मुद्दा है, आप जब पीटी 3 जो आती हैं साल भर की 365 दिन की जो अपडेटेड होती हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और न्यूज क्या कहना चाह रहा है, आपको कौन से सवाल वहां से बन सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मेंस के लिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक सवाल भी बता देता हूँ एक और, कि कैसे मेंस में सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप सिंपल तरीके से उत्तर नहीं लिखेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल एक पूछा था 2017 में। यह बहुत सवाल यह है कि यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। और नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक, अब आप इसको देख लिए। ये सवाल क्या कर रहा है कि यह बहुत पहले की बात नहीं थी। बहुत पहले क्या कर, अगर मानव चाहता था कि हम नदियों को जोड़ें, ऐसी कोई परियोजना शुरू करें, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि प्रगति इतनी नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या कह रहा है कि अब नदियों को जोड़ना पहले कभी संकल्पना थी, अब वास्तविकता बनती जा रही है। अब नदी जोड़ो परियोजना चली रही है, बहुत सारी नदियों को जोड़ दिया गया है और आगे भी जोड़ा जाएगा, ये सवाल कह रहा है। और कह रहा है कि नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर, प्रश्न में मुख्य प्रश्न क्या कह रहा है कि नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर भाई, कोई भी परियोजना जब शुरू होती है तो उसके लाभ होते हैं, तभी तो परियोजना शुरू होती है। तो वो कह रहा है कि नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर, लाभ लाभों पर, यानी वो कह रहा है कि नदी जब हम कोई परियोजना जोड़ेंगे तो हमें ढेर सारे लाभ होंगे, तभी तो हम कोई परियोजना बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, बहुत सारे प्रक्रम स्थापित करने होंगे। तो कह रहा है कि लाभों का इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले तथा लाभ भी गिनाइए, तथा कह रहा है कि इसके पर्यावरण पर होने वाले संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसके पर्यावरण पर होने वाले संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। प्रश्न यही है, पकड़ना आपको यही है।
चर्चा कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएंगे कि आपको कौन से सेगमेंट पर ज्यादा काम करना है, कैसे पढ़ना है, आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। वो कह रहा है संभावित प्रभाव क्या क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नदी, जब हम परियोजना जोड़ो परियोजना शुरू करते हैं तो आप समाचार भी पत्र पढ़ते होंगे, उसमें दिखाया जाता है कि इसके काफी विरोध भी हो रहे हैं। जैसे जब नर्मदा नदी को जोड़ा जा रहा था तो उस पर मेधा पाटकर ने काफी विरोध किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप ये घटना पढ़ लिए कि इसका विरोध हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। भाई हम भारत के लोग हैं, सरकार हमारे लिए एक इनिशिएटिव ला रही है, हमारी बेहतरी के लिए ला रही है। वो कह रहा है कि लाभों पर चर्चा कीजिए, लाभ। ठीक, वो क्या कह रहा है, लाभ, यानी लाभ पर भी आपको चर्चा करना है और संभावित परिणाम। लाभ तो हो ही रहा है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, आपके संभावित परिणाम। परिणाम तो अभी आपको दिखे नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ संभावित परिणाम तो इसको होंगे। मैंने आपको कहा कि विरोध क्यों हो रहा है, आप यही पकड़िए कि विरोध होने की वजह की कहीं ना कहीं किसी न किसी को उससे नुकसान हो रहा है, यानी उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और निगेटिव इफेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट पर, सोसाइटी पर, वहाँ की कम्युनिटी पर। जो वहाँ कम्युनिटी रहती है भाई, उसको विस्थापित करेंगे, बहुत सा एरिया कवर होगा ना, पर्यावरण नष्ट होगा, वहाँ की जीव जंतुएं जो प्रजातियां होंगी वो नष्ट होंगी, समुदाय को पलायन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी तो होंगी। जलग्रहण क्षेत्र उसका अपना होता है बांध का, नदी जोड़ो परियोजना की वजह से जो बांध बनेंगे, नदियां जोड़ी जाएंगी, तो उसको जो संभावित परिणाम है, उसको परिणाम को इग्नोर ना करे, उसका जो समाज पर है बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए वो आंदोलन किए जाते हैं। तो आपको कुछ अगर नहीं भी आप पढ़े हैं, आपको आंदोलन याद है, तो आपको ये तो पता है कि कुछ निगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। अगर उस निगेटिव इफेक्ट को गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया है तो विरोध हो रहा है। तो आपको उत्तर में यही लिखना है कि संभावित परिणाम उसके क्या हो सकते हैं। आपने संभावित परिणाम के बारे में लिख दिया। हर प्रश्न, अब हर कैंडिडेट जो है वो प्रश्न का उत्तर लिखता है। उत्तर आपने लिख दिया सामान्य, आपको जो थोड़ा बहुत पता था आपने बिना तैयारी के लिख दिया। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी करने का और तैयारी न करने का क्या योगदान है। इसको, इस सेगमेंट को जो बहुत सारे छात्र होते हैं इग्नोर कर देते हैं, कैसे आप उसको उस पर अपनी पकड़ स्थापित करके मेंस में बहुत बेहतर आंसर लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप जब न्यूज़पेपर, मैंने बताया कि करंट अफेयर्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो करंट अफेयर्स यही है। करंट अफेयर्स यही है कि आप वर्तमान में जो न्यूज में कोई घटनाएं हैं उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यूपीएससी में एक शब्द का उपयोग किया जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, या आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके जब आप अपने नॉलेज को प्रदर्शित करते हैं, या यानी आप एक कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और नैतिक, इन सारे सेगमेंट को ध्यान में रखते हैं ना। तो आपको यही करना है कि हमारे सोसाइटी पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, नदी जोड़ो परियोजना से हमको क्या लाभ होगा, क्या हानियां होंगी, सोसाइटी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज के ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इससे आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित होगी, इससे नदी जोड़ो परियोजना से क्या लाभ होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जिन क्षेत्रों की नदियां सूख गई हैं वहां तक नदी का पानी पहुंचाने से वहां के जो किसान हैं जो सूखे के चपेट में हैं उनको लाभ होगा, वो अपना फसल या कृषि कर सकेंगे, उत्पादकता में उनकी वृद्धि हो सकेगी। तो उसका जो प्रभाव होगा उसको आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे औरों से, और आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। तो ये आपका यूपीएससी का पैटर्न है प्रश्न पूछने का। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपका जो
तैयारी का जो तरीका है वो कैसे औरों से अलग होना चाहिए थोड़ा सा। एक और प्रश्न मैं आपको इन्वायरमेंट का दूंगा। प्रश्न दिखाने का आपका ये मतलब है कि आपको ये पता चल जाए कि जो नए छात्र हैं कि अब उनको लगता है, खौआ उनके मन में है कि यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे बस के नहीं हैं और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न जब आप देखेंगे आपको लगेगा सामान्य सा प्रश्न है और उसको सामान्य तरीके से पढ़ के आप बिना डरे हुए बेसिक सोर्स का उपयोग करते हुए आप उसको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 2020 का एक सवाल मैं आपके यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने वाला हूँ। एक प्रश्न पूछा था 2020 में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनुसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। ये जो प्रश्न है आपका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इस पर प्रश्न मैंने ये पूछा है आपको। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित प्रश्न जो है उसमें यह है कि सरकार ने एक प्रारूप लाया 2020 में और इससे पहले का जो प्रारूप था पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का 2006 का, जो ओल्ड वाला था वो क्या था 2006 का था, ठीक। और जो सरकार लाई है 2020 में वो मौजूदा कैसे भिन्न है इस पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आप नहीं पढ़े हैं। लेकिन जब आप करंट में पढ़ेंगे तो आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मान लीजिए अगर ये विधेयक आया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर उसको कवर करेंगे, आपको ये बताएंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है क्या, ठीक। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो शब्द है ये है कि अगर हम कोई विकासात्मक गतिविधियां करते हैं, जैसे कोई डैम बनाए, नदी जोड़ो परियोजनाएं हुई और भी ढेर सारे परियोजनाएं, या वृक्ष काटकर वहां कोई ऐसी बिल्डिंग्स बनाए, तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट। पर्यावरण पर भाई उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। उस प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, कौन कौन सी वहाँ की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, उससे मानव जीवन को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इन सारी चीजों का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शब्द का उपयोग किया जाता है। अब ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जो अधिसूचना है, आप करंट अफेयर्स में आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर प्रश्न क्यों पूछा है। जो उस समय तैयारी कर रहे होंगे अगर वो पकड़ पाए होंगे कि ये प्रश्न यूपी, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो जैसे ही मसौदा आया तो न्यूज़पेपर वाले कवर किए, मैगजीन वाले भी कवर करते हैं, तो जब आप मैगजीन से पढ़िए तो आप उसको, आपको ध्यान होना चाहिए कि यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ सकती है। प्रश्न इसलिए पूछ सकती है कि वर्तमान में पर्यावरण को लेकर जो हमारे सोसाइटी में, हमारे राष्ट्र में जो माहौल है, तो पर्यावरण पर अगर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो अगर कोई ऐसा विकासात्मक कार्य जो पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा, उसका आकलन करने के लिए या उस पर कोई गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो ये डायरेक्ट यूपीएससी का मनपसंद या मनमाफिक विषय हो जाता है। अगर आप इसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, और इस डिमांड को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा ये रोल है कि हम आपको इस डिमांड को समझाने का प्रयास करना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो 2020 का आपको ये बताएगा कि 2022 में अगर यूपीएससी मेंस में अपना कोई ऐसा सवाल पूछ रही है जो कोई गवर्नमेंट द्वारा ली गई इनिशिएटिव है, जैसे सरकार ने कहा कि हम 2070 में नवीकरणीय ऊर्जा से इतना ऊर्जा का उपयोग करेंगे और इतना फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे, CO2 का उत्सर्जन कम करेंगे। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इस पर यूपीएससी सवाल बना सकती है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े रहेंगे, तो आपको ये पता होगा कि इन मुद्दों से, ये जो हाईलाइटेड मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, इसमें यूपीएससी सवाल बनाती है। तो आपको जब कोई ऐसा मुद्दा करंट अफेयर्स में मिला, आप उसको तैयार कर लिए। जब आप उसको तैयार कर लिए हैं और आप अपना प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिए हैं, आप किसी अपने मेंटोर से, हम लोग भी आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कराएंगे कि आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे आपको कि क्या आपको करना है। अगर आप किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं
नहीं आप ये तय कर पा रहे हैं कि हम कौन कौन से की पॉइंट अपने नोट्स में शामिल करें, कैसे एक अच्छा उत्तर लिखें, उत्तर में क्या क्या शामिल करें, तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद जब आपका जो मेंस में प्रदर्शन होगा, प्रश्न आप देखेंगे, आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इसको हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत अच्छे से आप लिख के आएंगे। तो ये आपका जो रोल है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी वाला, जो प्रीलिम्स में, तो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके पूछते हैं। तो आप अगर अच्छे से पर्यावरण पारिस्थितिकी आपकी तैयार है तो आप प्रीलिम्स में औरों से बेहतर कर पाएंगे, आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और मेंस लिखने का मौका आपको जब मिलेगा तो आप इसी पर्यावरण पारिस्थितिकी की वजह से, अगर आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो 20 नंबर पा रहा है और आप 40 में से 32 नंबर पा रहे हैं, तो आप उससे 12 नंबर आगे हैं, यानी 120 रैंक, 12 अंक लीड कर रहे हैं, 120 रैंक, यानी एक एक नंबर में कभी कभी 10 रैंक का अंतर हो जाता है, 120 रैंक। तो आपको सर्विस जो डिसाइडेड होती है आईएएस आईपीएस, उस सर्विस में काफी अंतर हो जाएगा। आपको पता चला आपको मनपसंद सर्विस मिल गई आपको, आपके इस सेगमेंट की वजह से। तो ये सेगमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक मैं 2021 का सवाल आपको बता देता हूं, जो आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सवाल पूछ रहा है इसको तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बारीक से पढ़ना चाहिए और कुछ नया आपको सोचना चाहिए। आपने पढ़ा, इसके बारे में आप खुद सोचिए कि और क्या किया जा सकता है। कभी कभी यूपीएससी सवाल क्या करता है कि अपने निष्कर्ष सुझाइए, अपने अनुभव या निष्कर्ष सुझाइए। तो आप किताब में जो पढ़े हैं वो आप पूछ ही नहीं रहा है। या अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप अपने विचार तब प्रकट करेंगे ना जब आप सोचेंगे कुछ किसी टॉपिक के ऊपर। फूड फॉर थॉट आपके पास कुछ होना तो चाहिए, तब तो आप सोचेंगे। तो यही है कि आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आपको जब पता होगा तो आप अपने विचार भी वहां लिख सकते हैं। जैसे यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि भारत में, ऐसे ही बता देता हूं, भारत में तमाम विधि नियम उपनियम होने के बावजूद, प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में तमाम विधि नियम उपनियम के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी नहीं आ रही। हिंसा में कमी नहीं आ रही। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में तमाम नियम हैं, विनियम हैं, उपनियम हैं, ये सब बने हुए हैं महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, आपको भी पता, आपने भी पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, ये भी आपको पता है, आप देख ही रहे होंगे रोज समाचार पत्र में। अब कह रहा है कि इसके अलावा आप क्या उपाय सुझा सकते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी के लिए आपका क्या उपाय है, अपने उपाय सुझाइए। अब आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे या आपका एनालिटिकल माइंड नहीं होगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो किताब में नहीं है वो आपके दिमाग में नहीं है, तो आप वहाँ खाली डब्बे की तरह बैठे रहेंगे या तो प्रश्न को छोड़ाएंगे। इसीलिए आप जब प्रश्न पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको वही दिमाग लगानी है कि ये अगर सरकार ने उपाय किया है तो आप उसका एनालिसिस करिए कि इसमें और क्या उपाय किया जा सकता है। मान लीजिए महिलाओं के खिलाफ आपको पता है कि कानून बन गए हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन, आप लिख देंगे कि इम्प्लीमेंटेशन वीक है, अपने एक उपाय सुझा दिया, लेकिन आपको ये भी तो उपाय सुझाना है कि जन जागरूकता भी होनी चाहिए, आपको ये उपाय तो सुझाना पड़ेगा ना। जन जागरूकता, जब जन जागरूकता होगी
तो कानूनों के बारे में लोगों को समझ आएगा। लोग कानून से तभी डरेंगे जब जागरूक होंगे, कानून के बारे में पता होगा। अगर एक अपराधी को पता है कि किसी का हत्या करने पर जेल होगी हमको, तभी तो वो हत्या करने से डरेगा। उसको कानून के बारे में, अगर महिला के साथ छेड़खानी करने पर उसको जेल होगी, सजा होगी, उसको नहीं पता है तो अपराध करेगा। तो जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। ये आपको पता है, आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, कॉमन सेंस है। आप इसी तरीके से बहुत सारे नए नए पॉइंट खोज सकते हैं जो आपको पता है, आपने कहीं नहीं पढ़ा, आपने सोसाइटी में अनुभव किया है। तो इसीलिए यूपीएससी आपसे ये प्रश्नों की उम्मीद करती है। और ये प्रश्न आप जब यूपीएससी के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आपको किस दिशा में सोचना है। पता चला आप बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी वो नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो आप किसी किताब में द्वारा पढ़े गए पॉइंट ले सकते हैं, वहां से हूबहू आप नहीं लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट पढ़िए, थोड़ा सा प्रश्न पत्रों से जुड़े रहिए, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है, उसकी सप्लाई क्या है। डिमांड सप्लाई का आपको रूल पता ही होगा, मांग और पूर्ति। मांग पूर्ति की जो समझ अगर आपको है तो आपको ये पता है कि मान लीजिए कि आलू की मांग 10 केजी है, 10 केजी आलू की मांग है मार्केट में, और पूर्ति कितनी हो रही है? 5 केजी। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई आएगी। 5 ही किलो आलू है मार्केट में और 10 किलो मांगने वाले हैं, तो महंगाई आएगी। लोग कहेंगे कि हमको दो, हमको चाहिए, हमसे ज़्यादा पैसे ले लो, यानी इन्फ्लेशन होगी। तो जब किसी भी चीज़ की जो डिमांड है, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन आ रही है इकोनॉमिक्स में, लेकिन आपके उत्तर में इन्फ्लेशन आएगा। वो इन्फ्लेशन कैसे आएगा? आपको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर, 2 अंक। अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं जो यूपीएससी आपसे पूछना चाह रही है, आप प्रश्न क्या पूछ रहा है वो आप प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिख पा रहे हैं, आपको जो आता है आप वही लिख के चले आए। प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, मैंने चर्चा किया कि 2006 का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का जो नोटिफिकेशन था और 2020 में जो सरकार ने चेंजेस किया, उसमें अंतर क्या है? अंतर वो आपसे पूछ रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में आपने बेसिक बता दिया थोड़ा सा, अब आपको अंतर बताना है कि उससे कितना अलग है। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के बारे में सब कुछ लिख के आए आपको जो पता है, तो आपको अंक वो देगा 1 नंबर। और जिस व्यक्ति को सब कुछ पता है, अच्छे से वो लिख के आया, उसको अंक देगा 7 नंबर। तो सोचिए वो 6 नंबर आपसे डायरेक्ट एक प्रश्न में लेके चला गया और 60 रैंक का अंतर हो गया। कभी कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। तो आपको डिमांड समझना है, और डिमांड आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे। यहाँ होता है रोल प्रश्न पत्रों का, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का आपकी तैयारी की सही दिशा निर्धारित करता है। आप टॉपर स्टॉक देखते होंगे, बड़े बड़े टॉपर्स, आपको लगता होगा कि ये बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पाठ्यक्रम, वो क्या कहता है बार बार? पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस। वो कहता है सिलेबस और विगत वर्ष के प्रश्न पत्र, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो बार बार इसी, किसी भी आप टॉपर्स को देख लिए, अगर इससे बेहतर इससे अलग कुछ वो बता दे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। वो बार बार यही कहता है कि पाठ्यक्रम को पकड़ कर रखिए। यूपीएससी ने मेंस में अपना बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम दर्शा रखा है कि हमको इन इन सेगमेंट पर सवाल पूछना है, और उस सेगमेंट से वो कभी बाहर नहीं जाती। मैंने आपको बताया था पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण संरक्षण। मैंने बताया कि जब पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कोई न कोई सवाल बनेगा। ये आपके टॉपिक में है, तो पर्यावरण प्रभाव आकलन आपके टॉपिक से ही तो सवाल पूछ रहा है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपकी गलती है। और फिर आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं, सिलेबस को, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है कि किस टाइप के वो प्रश्न पूछ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैटिक ही पूछे जा रहा है या करंट से रिलेटेड ही पूछ रहा है, हम स्टैटिक ही पढ़ते जा रहे हैं या करंट रिलेटेड ही पढ़ते जा रहे हैं। हमारी कहाँ कमी रह जा रही है, कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर देते समय हमसे कमियां हो जा रही हैं। तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज का भी वहां महत्व हो जाता है, प्रैक्टिस का महत्व हो जाता है वहां। तो आप टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं?
जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास। अभ्यास आपको ये बताता है कि आप 15 बार 16 बार अगर प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको ये पता है कि इस प्रश्न के लिए पर्टिकुलर इतना टाइम लगेगा। यूपीएससी 20 प्रश्न पूछती है और इन 20 प्रश्नों में 250 अंक होते हैं और एक प्रश्न के लिए मुश्किल से समय मिलता है 7 से 8 मिनट। अब 7 से 8 मिनट अगर आपको नहीं पता, सोचने में आप 5 मिनट लगा दिए, लिखने में आप 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट ले लिए। अगर आप 15 मिनट लगा दिए वहां तो 2 प्रश्न लिखने के बजाय आप एक प्रश्न लिख पा रहे हैं, आपका प्रश्न छूट गया। आपका प्रश्न न छूटे, आप सही समय में उत्तर लिख पाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस किया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती हैं और आपका फीडबैक दिया जाता है उसमें। जैसे हम लोग जब प्रोग्राम चालू करते हैं, कर रहे हैं अपने यूपीपीसीएस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आईएएस का भी जल्दी शुरू करेंगे और 30 डे प्रोग्राम में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सुधार, आप अगर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो सुधार करना चाहिए, कौन से नए टॉपिक को शामिल किया जाना चाहिए, प्रश्न का कितना रिलेवेंस है, आप प्रश्न को पकड़ पाए हैं कि नहीं, पता चला आपको जो आ रहा है वही लिख रहे हैं, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, आप उत्तर कुछ और लिख रहे हैं, उसको डिमांड को कितनी आप समझ पा रहे हैं। तो वहाँ टेस्ट सीरीज का रोल होता है और ये बताया जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, कैसे कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अंतिम में आपका 2-4 मिनट बच जाए ताकि आप प्रश्न को सजा लें, सुधार लें, कहीं कमी हो गई हो तो। इन सब का आपको प्रयास करना होता है। तो सबसे पहले अब हम इसको समराइज करेंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस, सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, फिर PQI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बाद जब आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देख लेंगे तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। नोट्स कैसे बनाना है, स्टैटिक और करंट को। स्टैटिक और करंट को रिलेट करके आपको नोट्स बनाते रहना है। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहेंगे, उससे फूड फॉर थॉट लेते रहेंगे। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज लिखिए या हम जैसे मेंटोर जो हैं आपकी मदद करेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप अगर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो कहाँ गलत कर रहे हैं, प्रश्न में क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, यूपीएससी के प्रश्न की मांग क्या है और पूर्ति आप कर पा रहे हैं या नहीं, इन सारे सेगमेंट पर हम लोग बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में 30 डेज का, जो है मैंने पहले बताया शुरू में आपको। तो आज मैंने इस सेगमेंट में आपको बता दिया कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है, कैसे इन्वायरमेंट के जो प्रश्न हैं उसको डील करना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे 2020 का एक प्रश्न आपको लेके बताया था। एक और प्रश्न चर्चित करता हूं अंतिम में कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। यह प्रश्न पूछा था 2020-21 में। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी की विशेषताएं क्या हैं? बहुत ज़्यादा घुमाऊ प्रश्न नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है, लेकिन आप इसको तभी पकड़ पा रहे हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। न्यूज़पेपर में ये जब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तो उसके बारे में बहुत डिटेल से एडिटोरियल में उन्होंने चर्चा, लगभग जो एक्सपर्ट होते हैं वो चर्चा करते हैं। आपको विभिन्न पीआईबी की वेबसाइटों पर मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की अगर आप वेबसाइट फॉलो करते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िए और आप वहाँ अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए औरों से बेहतर उत्तर लिखने के लिए कि सरकार इस योजना को ला क्यों रही है, कारण क्या है। आपको ये सोचना है कि सरकार ने जो योजनाओं में प्रावधान किए हैं इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए था। आपके माइंड में भी कुछ होगा। आप 25 साल के युवक हैं, 23 साल के युवक हैं, 22 साल के, 21 साल से तो ऊपर ही हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं। तो 22 साल का एक युवक जो है वो इतना तो सोच ही सकता है कि और क्या किया जाना चाहिए। सोसाइटी में वो अपने देखता है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे आप जा रहे हैं कहीं भी आपको कुछ न कुछ कमियां दिखी जाती होंगी, फिर आप सलाह देते होंगे अपने साथी को कि इसको सरकार नहीं करती है। तो आप इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखे रहिए। तो आप जब आप उत्तर लिखेंगे प्रश्न का, ठीक, उसमें आपको अंतिम में वे फॉरवर्ड लिखना होता है। वे फॉरवर्ड में यानी आगे की राह, क्या किया जाना चाहिए। और आप टॉपर्स को सुनिए, अधिकांश टॉपर यही कहेंगे आपको, लगभग सभी, कि अंतिम में जो निष्कर्ष आप लिखते हैं उसमें आगे की राह लिखे जाने चाहिए कि सरकार ने जो प्रावधान किया है वो सब कुछ सही है, इसके अलावा ये किया जाना चाहिए। या किसी प्रश्न में पूछ दिया समालोचना, ठीक है, समालोचना, तो आप उसके अच्छे और बुरे पक्ष को दोनों को बताएंगे। बुरे पक्ष को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करेंगे, अच्छे पक्ष को बताएंगे, लेकिन आप जो निष्कर्ष लिखेंगे वो बुरा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपसे पॉजिटिविटी की अपेक्षा की जाती है ना। आपको सरकार में शामिल होकर, आपको आईएएस इसलिए बनाया जा रहा है कि आप सरकार में शामिल होकर बुराइयों को, कमियों को दूर करके बेहतर प्रशासन दें। कमियों को गिनाना थोड़ी है, हर व्यक्ति को, भारत के हर रोड छाप व्यक्ति को पता होता है कि भारत में कौन सी कमियां हैं, आपको भी पता है, आपको उसमें कोई अंतर नहीं है। आपका काम है उन कमियों को आइडेंटिफाई करना और उनको सोल्व करना। आइडेंटिफाई करना तो हर व्यक्ति आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन आपके पास पावर दी जा रही है, आपको जिले का कलेक्टर बनाया जाता है, एसपी बनाया जाता है, डीएफओ बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, अन्य पदों पर भेजा जाता है, एसडीएम होते हैं आप। आपका काम है कि अपने शक्ति का उपयोग करके समाधान, आपको समाधान देना है। तो आप समाधान तो तभी दे पाएंगे जब आप वे फॉरवर्ड कुछ सोचेंगे। तो वे फॉरवर्ड आप जब आंसर में दिखाएंगे तो उसको ये पता चलेगा कि ये बंदा सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता है, ये समस्याओं का समाधान भी देता है। तो यूपीएससी के एग्जामिनर को यही चाहिए कि आप अपने निष्कर्ष में एक पॉजिटिव समाधान दिखाएं, निगेटिव आपको कभी नहीं दिखाना है। आपको सरकार की किसी भी योजनाओं का एकदम एनालिसिस करते समय उसकी एकदम आलोचना नहीं करना है, उसकी कमियां बता के समाधान बताना है। सरकार की ऐसी भी कोई योजनाएं होंगी जो एकदम खराब होंगी, जिसका सरकार एक तरह से आपको लगेगा कि तानाशाही है या बुरी स्थिति है, इससे अधिकांश लोगों को नुकसान होगा। फिर भी सोचिए आप कि जो पॉलिसी बना रहा है वो अनपढ़ नहीं है, वो थोड़ा बहुत समझ के साथ बना रहा है, लेकिन कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं कि गैप हो जाता है किसके बीच, जो पॉलिसी बनाने वाला है, पॉलिसी मेकर और सिटीजन, लास्ट सिटीजन जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। जिस लहजे से पॉलिसी बनाई गई है क्या उसको समझ पाया है? वो कभी नहीं समझ पाने का गैप होता है, कभी वो समझ पाता है, ये कभी ये नहीं समझ पाता है, ये नहीं समझ पाया। मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई गई अच्छी, कभी कभी ये नहीं समझ पाता है कि इसकी डिमांड क्या है। तो आपको उत्तर में ये बताना है कि पॉलिसी मेकर जो नहीं समझ पाया है, आपको सिटीजन की तरफ से बताना है अपने उत्तर में, या जो सिटीजन नहीं समझ पा रहा है तो आपको पॉलिसी मेकर की तरफ से बताना है कि सरकार को
जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने चाहिए, अपनी योजनाओं को जनता तक अच्छे से पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं ना। तो ये आपका काम होता है अपने उत्तर को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का। तो जब आप अपनी तैयारी करें तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। गधे की तरह तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको लिखने को बोला गया, आप लिख नहीं पा रहे हैं कुछ अच्छा। आप जो कॉलेज में लिख के आ रहे हैं तो वही आप यहाँ भी लिख रहे हैं, तो आपको औसत नंबर मिला है। तो यूपीएससी प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से सेट करती है। मैंने आपको प्रश्न दिखाया ही, आप देखा आपने कि कैसे सिंपल से प्रश्न को पूछ रही है। वो क्या प्रश्न पूछ रही है, एक और मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सवाल क्या पूछ रही है वो, आपको की पॉइंट जो है अंडरलाइन करना है। जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान जल शक्ति अभियान के बारे में पूछ रहा है। किसके लिए, जल संरक्षण और जल सुरक्षा है। कोई अभियान चलाया जाता है तो उसका पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो कह रहा है कि जल शक्ति अभियान जो चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, वो जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु चलाया गया है। उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में, जब आप न्यूज़पेपर में ये टॉपिक पढ़ें या किसी मैगजीन में पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ें, सुने आप न्यूज़ में, तो आपको माइंड में आना चाहिए आपके कि ये अभियान चलाने की क्या जरूरत है। यह जल संरक्षण क्या है, जल आप पीते हैं, उद्योग में उपयोग होता है। हम जल हमारे जीवन की आधारभूत चीज है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर जीवित रहे तो बाकी कामों में भी जल का उपयोग है। तो जल को संरक्षित करने की आवश्यकता तो तभी आई होगी ना जब जल प्रदूषित हुआ होगा या जल की उपलब्धता में कमी आई होगी। तो जब आपको ये पता है कि जल की उपलब्धता में वर्तमान में कमी आ रही है, अपने सोसाइटी में आप देख रहे हैं पीने योग्य आपको पानी नहीं मिल रहा है। पहले आपको पानी खरीदना नहीं पड़ता था, पानी खरीदना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना प्रदूषित होता जा रहा है, प्यूरिफाई करके मार्केट में बेचा जा रहा है। पानी की जब डिमांड है, बहुत गांव में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो जब साफ पानी नहीं मिल पाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं। बहुत सारी जब बीमारियां घेरती, कैसे मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कैसे आपको कोरिलेट करना है चीजों को। जब साफ पानी गांव में नहीं मिला, साफ पानी का अभाव, ये कहाँ होता है साफ पानी का अभाव, गांव में या शहर में भी आजकल प्रदूषित जल हो रहा है। अब जब साफ पानी का आपको अभाव हुआ, ठीक, साफ पानी का अभाव हुआ तो बीमारियां घेरी। कारण क्या हुआ, प्रदूषित जल पीने से आपको बीमारियों का प्रकोप होगा ना। बीमारियां हुई तो स्वास्थ्य का मुद्दा यहाँ आया, यानी पर्यावरण में आप जीएस सेकेंड पेपर या हेल्थ घुसेड़ दिए, आ गया स्वास्थ्य का मुद्दा। अब एक गरीब व्यक्ति जो गांव में है, साफ पानी उसको नहीं मिला, उसको बीमारी हो गई, स्वास्थ्य के लिए उसके पास पैसा खर्चा करने का संसाधन नहीं है, या वो हॉस्पिटल गया तो उसके ऊपर बर्डन आया ना, उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर प्रभाव पड़ा ना। जेब में उसके 1,000 रुपया था, खाने के लिए वो सोचा था कि गेहूं चावल खरीद के लाएंगे खाएंगे, अब वो बीमार हो गया, 2,000 खर्चा हो गया उसका बीमारी से बचने के लिए, और कारण था प्रदूषित जल। जब वो 2,000 रुपये वहां खर्चा कर दिया प्रदूषित जल के लिए, पानी पी के स्वास्थ्य के लिए, तो 1,000 रुपया वो क्या उसके पॉकेट में था, 1,000 रुपया उधार लिया होगा, अब उधार चुकाएगा वो पहले, इसके बाद खाने की व्यवस्था करेगा ना। यानी साफ पानी का अभाव क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। किस बात के लिए प्रेशराइज किया, कि आपको कोई ऐसा
जल शक्ति अभियान, आपको कोई ऐसा अभियान चलाना है कि ग्रामीण या शहरी जो लोग हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है, यानी जिन तक स्वच्छ जल नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक स्वच्छ जल आप पहुंचाइए। जब उन तक स्वच्छ जल पहुंचेगा तो वो बीमार नहीं होंगे, वो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं खर्चा होगा, तो आपको सहूलियत होगी, आपका स्वास्थ्य का खर्चा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर वो जाएगा तो उस पर बर्डन होगा, सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा ना। तो सरकार सरकारी हॉस्पिटल को फंडिंग को करती है, सरकार करती है। तो अगर सरकार जल शक्ति अभियान पर मान लीजिए 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया वो खर्चा कर दी, ठीक है, सबको साफ पानी मिल गया, तो जो बीमार होते और 20 लाख रुपया का दवाई उनका होता, वो बच गया ना खर्चा। 1 लाख रुपया में 20 लाख बच गया, नहीं 19 लाख का फायदा हुआ। ये फायदा हुआ जल शक्ति अभियान से, क्योंकि ये वर्तमान में डिमांड थी। तो जल शक्ति अभियान को आप समझ गए। इस तरीके से आपको सोचना है कि इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि ये सोसाइटी पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जिस देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग हवाला देते हैं कि भारत की बहुत अच्छी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर वो बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो उस डेमोग्राफी का हम क्या करेंगे। अगर वो एक छोटी सी वजह से बीमार है, स्वच्छ पानी उसको नहीं मिल रहा है, वो बीमार है, तो क्या काम करेगी। एक श्रमिक अगर बीमार है तो उद्योग में जाकर वो काम नहीं करेगा, तो उत्पादन नहीं होगा, उसका डिमांड सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे एक छोटी सी चीज बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करती है, ये आप यूपीएससी में सीखते हैं, आप उसका प्रयोग करते हैं। सिर्फ सीखना नहीं है, प्रयोग करना है। नॉलेज आप सीखिए, उसका प्रयोग करिए। आप कौन हैं, आपके बारे में यूपीएससी को नहीं पता। आप प्रधानमंत्री के पुत्र भी हैं, लेकिन आप कॉपी में जो लिख के आ रहे हैं वो आपको दर्शा रहा है ना कि आप योग्य उम्मीदवार हैं कि नहीं। तो आप उसका कॉपी में प्रयोग करें, यूज करना है आपको इन पॉइंट्स का, अपने इन एनालिसिस का, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इस तरीके से मैंने आपको इस छोटे से सेगमेंट में, वीडियो में बताया है, अपने 30 दिवसीय प्रोग्राम वाले में, आज की वीडियो में, कि कैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपके प्रीलिम्स और मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे आप पाठ्यक्रम का विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुए करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स को एक साथ लेकर चलेंगे, तो आप अपनी आईएएस की जर्नी को आसान बना सकते हैं और सफलता सुनिश्चित करा सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री सभी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं 4 पिलर, इसको तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है। जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के लगभग 40% क्वेश्चन आएंगे या 50% आ गए। इकोनॉमिक्स के लगभग जीएस थर्ड पेपर जिसकी मैंने बात की 45% क्वेश्चन आ गए, या अधिक, इसके तो 40 ही आते हैं, 40% क्वेश्चन आ गए। और हमारा जो यूपीएससी का कैंडिडेट है वो ये मान के पर चलता है जीएस थर्ड पेपर मतलब इकोनॉमिक्स आप तैयार करके गए हैं, 40% आप तैयार करके गए हैं, तो आपको 40% में कितना मिलेगा, 25%। बाकी तो आपका छूट जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो आपका 25% अगर आ रहा है उत्तर, तो आप कहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे मेंस में, आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो आपको सारे सेगमेंट को कैसे पढ़ना है, यानी कैसे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को वाले सेगमेंट को आपको पकड़ के रखना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स में तो ये वैरियर है कई लोगों के लिए, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है, यानी इन सेगमेंट को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, और कैसे प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसकी तैयारी की जानी चाहिए, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी सहायता मिली होगी, मदद मिली होगी। आप हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं कि और क्या किया जाना चाहिए, हम उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम किसी बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में फिर से बात करेंगे अपने इस 30 दिवसीय प्रोग्राम में, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ें बहुत तर्कसंगत तरीके से पढ़ें और उसका एग्जाम में अच्छे से उपयोग कर पाएं, क्योंकि पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है जब आप उसको एग्जाम में उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को प्यार से देखा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।